Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. So some 3 more minutes to go. All right, friends. So now it is 9 p.m. in my mobile and we'll start this class. My first question as usual is, can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? Aviral, Deepak, Apurva, Priyanka, CKB, Zishan, Pradeep, Princy, Navju and others. The answer is yes. So we'll start the class. कहीं पर ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस कर सकते हैं. होपफुली इट शुड रिकनेक्ट. ड्यूरिंग द क्लास इफ यू हैव सम डाउट्स, आप क्लास एंड होने पर या कभी भी मुझे गूगल फॉर्म में पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक चैट बॉक्स में सबसे ऊपर है. अब आज मैं भी देख रहा हूँ ये कुछ नया उन्होंने सिस्टम बनाया कि जहाँ पर ये वेबकैम वाला जो पोर्शन था वो इधर आ गया है. इसको यहाँ वहाँ हटा भी सकते हैं मेरे एंड से. आई एम नॉट श्योर इफ दिस ऑल्सो गोज इन दिस डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इसको ऊपर कर दिया. बट एनीवेज देखते हैं अब ये कितना जमता है अपने को. अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि पुरानी चीज बराबर थी. खैर, लेट अस मूव फॉरवर्ड. मुझे ये पता नहीं था कि ऐसा ये यहाँ पर दिखेगा. अदरवाइज मैंने वो स्लाइड तो पहले से बना के रखी, सो यू वुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पर भी अपनी तो टेक्स्ट होगी, क्योंकि आज ही मुझे भी ये देखने को मिल रहा है. सो प्लीज बियर विथ मी, ये क्या कैसे काम करता है. खैर, तो सबसे पहले ये एमसीक्यू हम देख लेते हैं. लास्ट वीक हमने पढ़ा था FRBMX से लेके ऑन दिस करेंसी एक्सचेंज रेट, IMF, वो सब आर इन द फॉलोइंग सेक्टर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ FDI. अब यहाँ पर आप देखिए कि ये टॉबेको वो तो एक प्रकार का डीमेरिट या स्वास्थ्य को और समाज को नुकसान करने वाला प्रोडक्ट है, तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा FDI लगाई वो लगता नहीं. सिमिलरली आप याद करें वो न्यूज़पेपर में भी ISI, CIA, चाइना, वो सब बदमाशी कर सकते हैं, इसलिए हमने वहां पर ज्यादा FDI नहीं देना चाहिए. सो मतलब कि वो सेकंड ऑर्डर में होना चाहिए. सो द आइडियल फॉर्मेट शुड बी 4 and 3 and then something and something. तो ऐसा तो हमको सिर्फ ऑप्शन ए या बी में ही दिखता है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन शॉर्ट लिस्ट द आंसर. फिर ये वाला प्रश्न कि which of the following can help preventing the fall of rupee against the dollar. अगर आपने रुपये को कमजोर होने से गिराना है तो आपने भारत के अंदर ज्यादा डॉलर को अट्रैक्ट करना होगा. Now in this context, observe the various statements. Second, RBI starting quantitative easing of rupee through purchase of bad loans. ऐसा करने पर क्या होगा?
रूपी का सप्लाई हद से ज्यादा बढ़ जाएगा और जो चीज का सप्लाई बढ़ जाता है तो वो तो और कमजोर हो जाएगी प्राइस में। सो इफ $1 वॉज सेलिंग फॉर लेटर से 60 रुपी, वो 70-80 बढ़ सकता है अगर आरबीआई बैड लोन प्रोडक्ट खरीदता रहे और सामने और पैसा देता रहे। सो देयरफॉर दिस सेकंड स्टेटमेंट डज नॉट सीम टू हेल्प। तो उसे आप उड़ा दे अगर सेकंड स्टेटमेंट को, सो देन दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। नाउ आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन ये 1, 4 और 4, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? आरबीआई एंगेजिंग इन द करेंसी स्वैप विद द सेंट्रल बैंक्स ऑफ अदर नेशन। हाँ, उससे हमें डॉलर सप्लाई की सिक्योरिटी मिल सकती है, सो इट कैन हेल्प। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बाय एलिमिनेशन आंसर हो गया 1 and 4 ओनली। इसके अंदर ये एलिमिनेशन मेथड से ही जाना चाहिए। अगर आप चारों स्टेटमेंट को एक साथ कंसीडर करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा इससे ये होगा, उससे वो होगा, देन यू विल नेवर अराइव एट अ आंसर। सो ऑलवेज गो बाय द एलिमिनेशन मेथड। देन अनदर क्वेश्चन इज, ये डिंडीगुल लॉक्स जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया उसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? वो तमिलनाडु में बनाते हैं, करेक्ट। प्रोलिफरेशन ऑफ द थीव्स इन द डिंडीगुल रीजन इज प्राइमरी रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री। वहां पर चोर उचक्के ज्यादा, इसलिए लॉक इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप हुई है। नहीं, ये जो तमिलनाडु का डिंडीगुल रीजन है वहां पर आयरन एंड स्टील अच्छी खासी मात्रा में मिलता है, एंड एज अ रिजल्ट द इंडस्ट्री हैज ग्रोन। सो देयरफॉर ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। डिक्रीज इन द एक्सचेंज रेट इन द पैक्ड एक्सचेंज सिस्टम which makes the foreign currency cheaper in terms of domestic currency is called। in other words आप बोल सकते हैं लोकल करेंसी को स्ट्रांग बना दिया जाए, उसे आप क्या कहेंगे? पैक्ड या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन। फिर ये फाइंड करेक्ट पेयर्स, तो मिल्टन फ्राइडमैन ने हेलीकॉप्टर मनी की बात करी थी, यस। विलियम फिलिप ने टैक्सेशन के कैनन दिए थे, नहीं, वो एडम स्मिथ ने दिए थे। एडम स्मिथ ने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन, नहीं, वो फिलिप्स ने दिया था। सो अकॉर्डिंगली द आंसर इज ओनली 1 इज करेक्ट। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर में होते हैं, यस। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर वो एफएसडीसी बोर्ड के भी चेयरमैन है, वो भी करेक्ट है, याद करो पिलर 1C। तो यानी दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो चीजें थी एंड वो सब हैंडआउट में है, सो प्लीज गो थ्रू देम। और ये जो हमने पूरी टेस्ट ली थी उसके अंदर सम 50 क्वेश्चंस वी हैड कवर्ड, उसमें बहुत बताइए भाई। कुशाग्र शिव, अपराजिता, शिल्पी, अमन, रात्रि, एनके, अविरल, छायाकांत, नवाजिश, दीपक, केशव, हीरमणि, राहुल, शुभम, अभिषेक, शीतल, नोमैन, संध्या कुमारी, रोहित, सौम्या। मतलब ये टॉप 10 से लेके और भी 20, 30, 40, 50 ऑल द वे अप टू 81 रैंक तक के व्यक्ति ने एटलीस्ट 40 आउट ऑफ 50 करेक्ट किए हैं। सो इट इज अ रीजनेबल गुड अटेम्प्ट। उससे अगर आपने कम किए हैं देन यू हैव टू रिवाइज मोर। ये ज्यादातर फैक्चुअल टाइप की चीजें थी और कुछ ऐसे थे कॉज कॉन्सिक्वेंस के, ये ऐसा होगा तो वो क्या होगा। सो अकॉर्डिंगली गो थ्रू द हैंडआउट। आप में से जिन लोगों ने ये बैच को अभी अभी ज्वाइन किया है, वेलकम ऑल ऑफ यू। यहाँ पर आप फरवरी आई थिंक 10th और 15 जब मेरा फर्स्ट लेक्चर हुआ था वो वाला वीडियो देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा ये पूरी सिस्टम क्या है, हैंडआउट क्या होता है, पावर पॉइंट क्या वगैरह। लास्ट वीक आपने जितने सवाल पूछे थे उसके ही मैंने एक पीडीएफ फाइल बना के जवाब अपलोड कर दिए। इस वीक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अभी तो अपना पिलर 3B ही चालू है और वहां पर हम लोग देखेंगे ये WTO एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, बट कल रात से हम लोग आगे बढ़ेंगे पिलर 4A में, जहां पर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की बात होगी। और उसका हैंडआउट मैंने ऑलरेडी आपके कोर्स पेज में डाल दिया है। बेसिकली यू हैव टू क्लिक ऑन दी अपडेट्स बटन और वहां से वो आपको मिल जाए। सो प्लीज डाउनलोड दैट। प्रिंट तो निकालने की जरूरत है, ये सब लॉकडाउन में आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो हम लोगों ने पिलर 1 मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस खत्म कर दिया है, पिलर 2 बजट खत्म कर दिया है, पिलर 3 उसका पार्ट ए जहां पर हमने करेंसी एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सब देखा था, दैट इज आल्सो ओवर। नाउ वी आर इन द पिलर 3 पार्ट बी जहां पर सब ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट की बात करनी है। इसके अंदर लास्ट वीक हमने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ खत्म किया था। अभी हम लोग ब्रेटन वुड्स का तीसरा ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। ये WTO के अंदर इफ यू लुक एट द स्टेट सर्विस एग्जाम, बहुत सारी स्टेट सर्विस के सिलेबस में प्रीलिम मेन में भी WTO होता है और वहां पर वो तो 2-3 साल पुराना भी क्वेश्चन बैंक अपडेट नहीं करते तो पूछते रहते। सो देयरफॉर हम लोग ये WTO को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। WTO के अंदर हमने उसका ओरिजिन और फंक्शन देखेंगे, फिर व्हाट आर द बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, सब्सिडी का मसला क्या है, रेड बॉक्स एंड एम्बर बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स सब्सिडी एंड वो सब क्या होता है। देन WTO's अग्रीमेंट एंड नोटेबल समिट्स। उसके बाद हम WTO के अलावा वाले ट्रेड अग्रीमेंट और ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, जैसे RCEP देख लो, ट्रांस अटलांटिक एंड ट्रांस अमेरिकन एंड अदर पार्टनरशिप्स को देखा जाएगा, प्रोटेक्शनिज्म क्या है, अलग अलग ग्रुपिंग्स को देखेंगे। सो वन बाय वन विल सी दैट। लेकिन ये सब कुछ देखने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट थियरी देखनी है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। वैसे इसका कोई बहुत महत्व मेंस एग्जाम में नहीं है, बट इन प्रीलिम समटाइम्स वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम पर भी 2-3 ऐसी चीजों को कुछ कुछ जगह पर पूछ रहे हैं, सो वी शुड प्रिपेयर इट। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर 16 to 18 सेंचुरी में यूरोपियन इकोनॉमिस्ट उन्होंने एक मर्केंटाइलिस्ट थियरी में यकीन करना शुरू किया। ये मर्केंटाइलिज्म में ये कहा जाता था कि कोई भी देश की वेल्थ उसका गोल्ड है, क्योंकि आप याद करिए उस जमाने में
बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तय किया था कि हमारे पास अगर 73 ग्राम का गोल्ड होगा तभी हम लोग 1 पाउंड का नोट छापेंगे। तो आप समझिए कि अगर इंग्लैंड वाले भारत से ग्रेन या स्पाइसेस या कॉटन या टोबैको इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमें जो पैसा दे रहे हैं पाउंड में दे रहे होंगे, एंड एज अ रिजल्ट एक तरह से ये माना जाता था कि वो भारत का अगर किसान वापस जाएगा और इंग्लैंड के बैंक में अपना 1 पाउंड का नोट देगा तो उसको सामने 73 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट वेन एवर यूरोपियन पावर इज इंपोर्टिंग समथिंग, वो जब कोई भी कुछ आयात करते हैं और सामने कुछ पैसा दे रहे हैं तो असल में वो अपना गोल्ड यानी सोना घुमा रहे हैं, क्योंकि सामने वाली पार्टी उसको एक्सचेंज करके गोल्ड निकाल सकता है और आपके देश का वेल्थ तो आपका गोल्ड ही है। यानी अगर हमने इंपोर्ट ज्यादा किया तो हमारे देश का वेल्थ कम हो जाएगा, इसलिए इंपोर्ट को एक खराब चीज, बैड थिंग माना जाता था, ये इकोनॉमी को खराब करती। एंड देयरफॉर दे इवन जस्टिफाइड कि कॉलोनाइजेशन इज नेसेसरी, कि भारत के फार्मर को हमने पाउंड में क्यों पे करना है, सीधा जाके उसको कॉलोनाइज ही कर लो और उसका सारा माल सामान एक्सप्लॉइट करके चूस लो, लूट लो। दैट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट, क्योंकि उस वक्त फिर हमने बहुत सारे पाउंड में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा तो हमारा गोल्ड बच जाएगा, हमारे नेशन की वेल्थ बच जाएगी। सो इट वॉज देयर पर्टिकुलर माइंडसेट। लेकिन उसके बाद 1776 में इकोनॉमी के पितामह एडम स्मिथ, उन्होंने एक नई थियरी दी, थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। उनका यह मानना था कि इंपोर्ट को खराब चीज नहीं माननी चाहिए, इंपोर्ट भी करना चाहिए, एक्सपोर्ट भी करना चाहिए, डिपेंडिंग कि आपको कहां पर फायदा हो रहा है। तो उसने एक सिंपल सवाल पूछा, वन वर्कर कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी किलोग्राम्स। सपोज इंडिया को पूछा जाए कि एक वर्कर कितना वीट अनाज पैदा करता है, सपोज भारत का आंसर आ जाए वन वर्कर इज प्रोड्यूसिंग 30 किलोग्राम ऑफ वीट। चीन को पूछा जाए वो बोले वन वर्कर प्रोड्यूसिंग 10 किलोग्राम ऑफ वीट। यानी कि ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंडिया इज एबल टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ वीट यूजिंग वन वर्कर। हम कम मजदूरी खर्च में ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक मजदूर इतना उत्पादन कर रहा है तो सोचो थोड़े और लागे कितना ज्यादा कर सकते हैं कंपेयर टू चाइना। यानी कि चाइना की तुलना में हम लोग सस्ते में अनाज पैदा कर सकते हैं। सो इन दिस केस इंडिया ने क्या करना चाहिए, उसने वीट प्रोडक्शन में फोकस करना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ वीट। फिर दूसरी कोई कमोडिटी में प्रश्न पूछा जाए, सपोज राइस, सपोज भारत के अंदर एक वर्कर 10 किलोग्राम राइस पैदा कर सकता है और चाइना के अंदर एक वर्कर 15 किलोग्राम राइस पैदा कर सकता है। हो सकता है उनकी क्लाइमेट और सॉइल और वो सब हमसे बढ़िया हो। सो इन दैट केस व्हाट वी शुड डू, हम लोग यहाँ पर ज्यादा वर्कर भी इस्तेमाल करें तो कुछ निकल के आने वाला है नहीं, बिकॉज वी कैन नेवर ओवरटेक चाइनाज प्रोडक्टिविटी। इसलिए इंडिया शुड नॉट ट्राई टू बिकम मास्टर इन द राइस प्रोडक्शन। हमने क्या करना चाहिए, सिंपली हम लोग वीट एक्सपोर्ट करें और सामने जितना जरूर हो उतना राइस इंपोर्ट करते रहे। तो ये थी एडम स्मिथ की थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। क्या क्यों कैसे उसकी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम खींच के एमसीक्यू और वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक आध, और वो भी वर्ड एसोसिएशन टाइप का कि एडम स्मिथ और सामने 3-4 थियरी दी हो, फिर दूसरा इकोनॉमिक्स एंड लाइक यू हैव टू डू A B C A, वही करना होता है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं। आफ्टर सम ईयर एक और नई डायलेमा आती है, द्विधा होती है। कंसीडर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। प्रश्न ये पूछा गया, एक यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कितने वर्कर्स चाहिए। सपोज 1 मीटर टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने के लिए कितने वर्कर चाहिए। फ्रांस वाले बोले 1 मीटर टेक्सटाइल प्रोड्यूस करना है तो हमें 10 वर्कर चाहिए होते हैं, और इंग्लैंड वाले बोले हमें सिर्फ 9 वर्कर चाहिए। यानी इंग्लैंड के अंदर कम मजदूरों से भी वो उतना ही उत्पादन कर सकते हैं। फिर ये प्रश्न पूछा गया, एक बॉटल वाइन बनानी हो तो कितने वर्कर चाहिए। अगेन फ्रांस में हो सकता है वो बोले कि 12 वर्कर चाहिए, इंग्लैंड में बोल सकते हैं हमको तो सिर्फ 8 वर्कर ही चाहिए। सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, दोनों ही केस में चाहे आप बात करें टेक्सटाइल की या वाइन की, इंग्लैंड को लेस नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए कंपेयर टू फ्रांस। फ्रांस से कम मजदूरों में भी वो उतने ही एक यूनिट चीज पैदा कर सकते हैं। सो नाउ देयर इज अ डाउट, इफ दिस इज पॉसिबल तो एडम स्मिथ तो बोल के गए थे जो हम लोग ज्यादा पैदा कर सके सस्ते में उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, सामने वाली चीज को इंपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ तो दोनों ही चीजों में हम लोग कम मजदूरों से काम कर सकते हैं, तो हमने कौन सी चीज को मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करना चाहिए, दैट इज द डायलेमा। बिकॉज इन बोथ द केसेस फ्रांस से तो कम ही वर्कर इंग्लैंड को लगते हैं उतना उत्पादन करने में, तो हमने क्या मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करना चाहिए इंग्लैंड ने। एडम स्मिथ की जो थियरी ऑन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थी उसमें इसका कोई जवाब नहीं था। इस द्विधा का मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि वहां पर ये चीज थी कि एक में हम लोग आगे होंगे दूसरे में दूसरा आगे होगा, बट दोनों ही जगह पर हम लोग आगे हो तो क्या करना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। तो थोड़े समय बाद 1817 में डेविड रिकार्डो, उसको हमने पिलर 2 में देखा था, वो रिकार्डियन इक्विवेलेंस में, उसने एक थियरी दी, थियरी ऑफ कंपैरेटिव, या फिर आप बोल सकते हैं थियरी ऑफ रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज। सापेक्ष में ये बात सही है कि दोनों ही चीज में टेक्सटाइल और बॉटल वाइन बॉटल दोनों में ही हम लोग आगे हैं, बट उसमें से सापेक्ष कौन से में ज्यादा आगे हैं उसको हमने मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करना चाहिए। फिर उसने लंबा चौड़ा अष्टम पष्टम ग्राफ बनाया, उसकी पूरी इंटरप्रिटेशन हमने देख के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। बॉटम आइडिया इज, ये डेविड रिकार्डो ने कहा, उसे ये लगा कि इंग्लैंड वो अगर अपने डोमेस्टिक वाइन वर्कर्स जो शराब बना रहे थे उनको टेक्सटाइल में शिफ्ट कर दे,
और फिर वो अपनी सारी टेक्सटाइल धीरे धीरे करके फ्रांस को एक्सपोर्ट करे। और सामने इंग्लैंड वासियों को जितनी भी शराब पीनी है वो खुद से नहीं बनाना, उसको आप फ्रांस से वाइन को इंपोर्ट करो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका फायदा ज्यादा होगा इंग्लैंड का, बिकॉज इट इज रिलेटिवली चीपर टू प्रोड्यूस द टेक्सटाइल इन यूके कंपेयर टू फ्रांस। ये बात सही है दोनों ही केस में, इन केस ऑफ वाइन एज वेल एज टेक्सटाइल। इंग्लैंड में दोनों ही चीज फ्रांस से हम लोग ज्यादा पैदा कर सकते हैं, बट अगर वर्कर्स को टेक्सटाइल में रखा तो हमें रिलेटिवली वो चीपर होगा कंपेयर टू कि उन सबसे वाइन बनवाई। सो दैट वाज डेविड रिकार्डोज कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी। अगेन वर्ड एसोसिएशन तक याद रखना है, ज्यादा स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं। उसके बाद रिलेटिवली मॉडर्न एज में इकोनॉमिक्स की सोच थोड़ी और बदलती है। तो एक हेक्सलर एंड ओलिन, ये दोनों ने फैक्टर प्रोपोर्शन थियरी बनाई 1990 में। ये तो बहुत ही आसान थियरी थी। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई देश में कैपिटल ज्यादा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टाइप के गुड्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने बुलडोजर बनाना है या जेट प्लेन बनाना है तो उसमें जितने वर्कर्स चाहिए उससे ज्यादा आपके पास कैपिटल यानी पूंजी होनी चाहिए, बिकॉज द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड स्टील एंड एल्यूमिनियम एंड अदर प्रेशियस मेटल्स यू विल रिक्वायर। तो जिसमें पूंजी ज्यादा लगती है वो सामान अमेरिका वाला बनाएंगे। भाई क्योंकि उनके पास लेबर या पॉपुलेशन बहुत कम है बट कैपिटल पूंजी उनके पास बहुत ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ इंडिया एंड चाइना, हमारे पास कैपिटल कम है, पूंजी कम है, लेकिन वर्कर्स और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हम लोग लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाएंगे, जैसे कि टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मिल बनाने के लिए उतना ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए कंपेयर टू कि एरोप्लेन की फैक्ट्री के लिए जितना सारा कैपिटल चाहिए। लेकिन हाँ, टेक्सटाइल के अंदर काम करने के लिए मजदूर आपके पास ज्यादा होने चाहिए, पर्टिकुलरली जब उसमें से आप गारमेंट और सिलाई मशीन चलानी है। सो देयरफॉर जिस देश के पास जो फैक्टर ज्यादा होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग जीडीपी में पढ़ेंगे बेसिकली, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब के अंदर से जो फैक्टर आपके पास ज्यादा है ऐसा आप उत्पादन करेंगे। अमेरिका के पास कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाएगा, भारत के पास लेबर ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स वेर गोइंग ऑन। तो फिर अब WTO का जन्म क्या और कैसे होता है वो देखते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बर्थ ऑफ WTO। ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो यूएसए में बनी थी, वहां उन्होंने प्रपोज किया कि एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी ITO बनाते हैं और वो पूरे इंटरनेशनल ट्रेड में मदद करेगा। लेकिन उसकी जो रूपरेखा थी, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसमें यूएसए को ऐतराज था, यूएसए अपोज्ड। सो एज अ स्टॉप गैप मैकेनिज्म 1948 में एक जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड यानी GATT एग्रीमेंट बनाया गया, क्योंकि यूएसए को वो ITO मतलब बहुत बड़ी चीज बने और उसमें सब पावर हो और वो सब डिक्टेट करे कस्टम ड्यूटी क्या होनी चाहिए वगैरह, वो उनको पसंद नहीं था। तो उन्होंने एक ऐसा टेम्पररी एग्रीमेंट बनाया GATT, बट उसमें से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड को मदद मिली नहीं। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उरुग्वे नाम की एक जगह पर कुछ और नेगोशिएशन होते हैं और वहां से फिर ये मोरक्को के अंदर माराकेश नाम का एक शहर है, वहां पर एक ट्रीटी साइन की जाती है और उन्होंने तय किया कि ये GATT नाम का एक एग्रीमेंट है, उससे काम नहीं चलेगा, वी नीड अ बिगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं। उसका काम होगा गुड्स और सर्विसेज का इंटरनेशनल ट्रेड को एनकरेज करना और साथ ही साथ बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी एनकरेज करना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा है, बट सपोज कोई लीवाई जींस की नकल बना रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 की नकल बना रहा है, तो इंटरनेशनल ट्रेड एनकरेज नहीं होगा, पायरेसी अगर बढ़ेगी तो देयरफॉर IPR को भी देखना होगा। ऐसा ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में काम शुरू करता है फ्रॉम 1995। आगे हमने जो पढ़े थे वर्ल्ड बैंक एंड IMF, वहां हमने देखा था यूएसए का वोटिंग पावर ज्यादा था क्योंकि उन्होंने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था। WTO में ऐसा नहीं है, यहाँ पर वन मेंबर वन वोट ओनली सिस्टम है। सो इरिस्पेक्टिव कि कौन कितना फंडिंग में पैसा दे रहा है, सबको एक एक वोट ही मिलता है। सो इन दैट सेंस इट इज मोर डेमोक्रेटिक कंपेयर टू वर्ल्ड बैंक एंड IMF। अब ये वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आता है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, जो उसकी सर्वोच्च इकाई है, हाईएस्ट बॉडी। यूजुअली वो हर 2-2 साल पे मिलते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि एवरी 2 ईयर्स ही मिलना है, बट यूजुअली दे ट्राई टू मीट। जैसे 2001 में कतर के दोहा में मिले थे, 2013 इंडोनेशिया के बाली में मिले थे, 2015 केन्या के नैरोबी में, 2017 अर्जेंटीना के ब्यूनस एरिस में। अब उस हिसाब से उन्होंने +2 बोले तो 2019 में कहीं मिलना चाहिए, बट इन रियलिटी उन्होंने डिसाइड किया कि 2020 में कजाकिस्तान के अस्ताना में मिलेंगे और अस्ताना का नया नाम है नूर सुल्तान। वो भी अब ये कोरोना के चलते वेदर दे विल मीट इन पर्सन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन ये उनकी मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, जहां पर यूजुअली हर एक देश का कॉमर्स मिनिस्टर अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, दे विल सिट देयर और वो पूरा डिसीजन मेकिंग करते हैं। फिर डे टू डे काम करने के लिए वो एक डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है? रॉबर्टो एज़वेडो, ब्राजील से।
ये आप देखिए, ये ना ही यूएसए का आदमी है, ना यूरोप का आदमी है, अनलाइक द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, क्योंकि यहाँ पर 1 पर्सन 1 वोट, तो कोई और देश का भी आदमी बन सकता है। सो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस एक तो डीजी को अपॉइंट करती है और दूसरा अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाती है जिसे व्यापार को बढ़ावा मिले, वो हम लोग आगे स्लाइड में देखते हैं। फिर डे टू डे फंक्शनिंग के लिए डब्ल्यूटीओ की जनरल काउंसिल होती है, मतलब वो जिनेवा में बैठ के सब डॉक्यूमेंट और फाइल वर्क देखते रहेंगे। वहां पर भी दो नोटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, अमेरिका और यूएसए की कोई लड़ाई हो जाएगी, ये वाली ट्रेड एग्रीमेंट का पालन नहीं करे, दे विल गो एंड फाइट देयर। उसके ऊपर अपील में जाना हो तो हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा इधर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के ऊपर भी एक एपेलेट बॉडी भी है। देन सेपरेटली देयर इज वन ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, जो कि अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट में क्या अच्छा बुरा देखते हैं। हमने अभी एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो की सब थियरी से समझा कि रिलेटिवली या एब्सोल्यूट टर्म में जो चीज हम लोग सस्ते में प्रोड्यूस कर सके उसको मैन्युफैक्चर करे, एक्सपोर्ट करे, और जो रिलेटिवली हमारे लिए एक्सपेंसिव है उसको हमने बाहर से इंपोर्ट करना चाहिए। सो दैट इज द स्टैंडर्ड सिस्टम। लेकिन ये पॉलिटिशियंस वो बात समझते नहीं है, क्योंकि उनको सब बिजनेसमैन से इलेक्शन के लिए फंडिंग में पैसा लेना होता है। सो देयरफॉर फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप, वैसा कह सकते हैं, रिकार्डो की बात सही है कि अमेरिका के अंदर जो कैमरा बनाए जाते हैं उसकी क्वालिटी और वो सब महंगे होते हैं, कंपैरेटिवली जर्मनी से कैमरा मंगवाए तो वो बेहतर रहेगा, बट वो ऐसा करेंगे नहीं। वो जर्मनी जापान से आने वाले कैमरा पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे। आई मस्ट प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री फ्रॉम बोथ दिस टाइप ऑफ पीपल। उसी प्रकार जापान के शिंजो आबे वो सोचे हमारी सोनी कैमरा इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं अमेरिकन कैमरा और जर्मन कैमरा पे ज्यादा टैक्स लगाऊंगा। सिमिलरली जर्मन कार इंडस्ट्री वो ये सोचेगी कि अमेरिका की कार से हमने हमारी लोकल इंडस्ट्री को बचाना है, तो हम लोग भी ज्यादा टैक्स लगाएंगे। अगर ऐसा चलते रहा तो इंटरनेशनल ट्रेड में बैरियर यानी बाधाएं खड़ी हो जाती है। ये जो बाधाएं खड़ी होती है, बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, उसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है टैरिफ बैरियर, यानी ज्यादा टैक्स लगा देना इंपोर्टेड चीजों पर, यानी शुल्क बाधाएं खड़ी करना। फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बोला है कि अमेरिका में जितना भी स्टील इंपोर्ट होता है उस पर मैं 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाऊंगा। सिमिलरली कार, स्कूटर, हर एक चीज पर, बाहर से आने वाली चीज पर उसने ज्यादा टैक्स लगा दिया। तो मतलब अमेरिका के मार्केट में समझो कि एक प्रकार की ऐसी बैरियर क्रिएट हो गई, बाहर का माल, भारत का माल उधर एंटर कर ही नहीं सकता, मतलब भेजेंगे तो भी कोई खरीदेगा नहीं, बिकॉज सो एक्सपेंसिव इट विल बिकम। डब्ल्यूटीओ का काम है वी विल ट्राई टू रिड्यूस दिस। उसके लिए सपोज अगर फिजिकल गुड्स का ऐसा इंपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर कितना मैक्सिमम टैक्स हो सकता है, उस बारे में उन्होंने एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड एक है। दूसरा, अगर आप सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पर है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, तो वहां पर ये सब चीजें हैं कि इससे ज्यादा टैक्स नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। सो दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द टैरिफ बैरियर्स। वैसे तो मतलब ये दिस इज अ नाइस इनिशिएटिव, बट कुछ बार कुछ देश बदमाशी करते हैं, दे एंगेज इन डंपिंग। डंपिंग क्या है? सपोज इंडिया के अंदर पैराशूट कोकोनट ऑयल बनाया जाए जिसका मूल्य हो 100 रुपीज, हेयर ऑयल। चाइना के अंदर वो भी ऐसा कोई पैराशूट टाइप का कोकोनट ऑयल बनाते होंगे, सपोज वो लोकल मार्केट में 100 रुपीज या उसके इक्विवेलेंट जो भी युआन में वैल्यू उसमें बेच रहे हैं, लेकिन सपोज वो इंडिया में उसे एक्सपोर्ट करे सिर्फ 60 रुपीज में। ऐसा क्यों करेंगे वो लोग? ताकि भारत के अंदर फिर भारत का पैराशूट ऑयल कोई खरीदे नहीं, सब चाइनीज माल ही इस्तेमाल करना शुरू करे। सो विद द ऑब्जेक्टिव टू कैप्चर इंडियन मार्केट, भारत के बाजार को, लोकल प्रोड्यूसर्स को खत्म करके वहां पर दबदबा जमा देना। अगर ऐसा हुआ तो अपनी लोकल इंडस्ट्री को नुकसान होगा। और ये जो चीन वाले कर रहे हैं उसको आप बोलेंगे वो डंपिंग कर रहे हैं। अपने लोकल मार्केट में जो प्राइस में बेचते हैं उससे भी सस्ते में वो लोग फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो दे आर डंपिंग देयर प्रोडक्ट्स। ऐसी परिस्थिति में इंडिया को पावर है कि वो कस्टम ड्यूटी, हाँ वो तो सभी लोग मांग ही सकते हैं, इन एडिशन वो एंटी डंपिंग ड्यूटी बोल के एक्स्ट्रा टैक्स इंपोर्टेड चाइनीज माल पे लगा सकते हैं। एंड प्लस ये कस्टम ड्यूटी के ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज तो लगता है, वो हमने देखा था, प्लस ये पूरी चीज पर आईजीएसटी भी लगता है, वो भी हमने सेकंड पिलर में देखा था। तो ये बात सही है, ओके। डब्ल्यूटीओ का कहना है कि यू शुड रिड्यूस द टैक्सेस, बट अगर डंपिंग हो रहा है इन दैट केस एडिशनल डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। और अगर चाइना को लगे कि ये गलत किया जा रहा है तो वो जाकर डब्ल्यूटीओ में इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। सो डंपिंग मीन्स डेलिबरेटली लोकल मार्केट से फॉरेन मार्केट में सस्ते में माल बेचना टू डिस्ट्रॉय एंड कैप्चर द फॉरेन मार्केट। नाउ कंसीडर द केस ऑफ थाईलैंड। सपोज थाईलैंड के अंदर कोकोनट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत अच्छी हो, एंड एज अ रिजल्ट वो लोकल मार्केट में भी 60 रुपीज या उसके इक्विवेलेंट जितना भी थाईलैंड करेंसी है उसमें वो लोकल मार्केट में 60 रुपी में सेल कर रहे हैं, और भारत को भी एक्सपोर्ट करे अपना हेयर ऑयल तो सपोज 60 रुपी में ही कर रहे हैं। सो सपोज थाईलैंड का हेयर ऑयल 60 रुपी में लोकल मार्केट में भी और इंडिया में भी एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसे आप डंपिंग नहीं बोल सकते, बिकॉज वो तो जेन्युइनली जो इधर है वही भाव बाहर भी है। बट एट द सेम टाइम अगर 60 रुपी का हेयर ऑयल थाईलैंड से आएगा
तो भारत के प्रोड्यूसर जो 100 रुपीज में मैन्युफैक्चर करते हैं वो उसको कोई खरीदेगा नहीं. सो ऑल्दो दिस इज नॉट अ केस ऑफ डंपिंग, बट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैन नॉट कम्पीट, स्पर्धा नहीं कर पाएंगे. ऐसी परिस्थिति में थाईलैंड के ऑयल पर हम क्या लगा सकते हैं? कस्टम ड्यूटी, हाँ वो तो सभी इंपोर्टेड चीज पर लगती है, बट आप उस पर डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा सकते क्योंकि वो असल में डंपिंग नहीं करा. तो उस पर जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है उसके बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानी कि सीवीडी. मतलब डंपिंग हो रहा है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी, डंपिंग नहीं हो रहा है बट माल बहुत सस्ता है बिकॉज ऑफ देयर सम प्रोडक्शन एडवांटेज, तो ऐसे केस में हम लोग जो लगाते हैं उसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी. लेकिन ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी सिस्टम तो अब हमने बंद कर दिया है, तो उसमें अब ज्यादा नींद खोने की जरूरत नहीं. देयर इज नो काउंटर वेलिंग ड्यूटी एनीमोर. ये सब चल ही रहा था, तो एक्स्ट्रा न्यू डेवलपमेंट क्या है? डंपिंग पे वापस आते. डंपिंग मतलब सस्ते में माल जानबूझ के बेचना. कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसके नीचे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसने एक पोर्टल बनाया है ERTIS, ये आर्टिस्ट पोर्टल. वहां पर अगर आपको लगे कोई प्रोडक्ट का भारत में डंपिंग हो रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं. 2020 बजट में निर्मला सीतारमण ने यह पाया कि एक प्यूरिफाइड टेराथैलिक एसिड है यानी PTA, उसको टेक्सटाइल फाइबर और यार्न के अंदर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं यूज किया जाता है, और वो भी चीन या दूसरे देश से बहुत जानबूझ के वो सस्ते में बेच रहे हैं. तो डंपिंग तो हो रहा है, बट एट द सेम टाइम भले चलो वो डंपिंग कर रहे हैं, बट भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर ये सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा है देन लेट देम बी, अपना टेक्सटाइल उद्योग आगे बढ़ सकता है. इसलिए 2020 बजट में ये प्यूरिफाइड टेराथैलिक एसिड के ऊपर पहले डंपिंग ड्यूटी लगाते थे, बट अब डंपिंग ड्यूटी भी रद्द कर दी. भले आने दो, सस्ता है तो भी आने दो. भले लोकल इंडस्ट्री का PTA कोई नहीं खरीदे, बट चाइनीज का खरीदेंगे, बट अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा. कमिंग बैक, एक तो हमने बात देखी टैरिफ बैरियर खड़े हो सकते हैं, मतलब जानबूझ के ज्यादा टैक्स लगाया जाए. इंटरनेशनल ट्रेड में बैरियर खड़ा करने का एक दूसरा भी तरीका है, दैट इज कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर. फॉर एग्जांपल कंसीडर द केस ऑफ कि अमेरिका में कार बन रही है और इंडिया में हमारी नैनो कार बन रही है. डोनाल्ड ट्रंप हमारी कार पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाए, लेकिन वो अपनी लोकल डेट्रॉइट में बनने वाली कार पर सब्सिडी देना शुरू करे. फॉर एग्जांपल वो उनकी लोकल कार इंडस्ट्री, उसके मैन्युफैक्चर को वो रबर, इलेक्ट्रिसिटी, वो जितना भी खरीदे उसमें ज्यादा वो टैक्स की माफी दे, कुछ सब्सिडी दे. सपोज डेट्रॉइट में वो कोई नया कार फैक्ट्री बनाने के लिए फ्री में लैंड दे दे, या बोले उस पर कोई टैक्स नहीं मांगेगी. अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली अमेरिका के अंदर कार मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट कम हो जाएगा, उनकी गाड़ी सस्ती हो जाएगी. तो फिर भारत से हम लोग जब कार सेल करेंगे, भले उस पर कोई ज्यादा टैक्स ना लगता हो, फिर भी वी कैन नॉट कम्पीट, बिकॉज यहाँ पर अगर इतनी सब्सिडी नहीं हो तो इंडिया की कार उनको एक्सपेंसिव लगेगी, कोई अमेरिकन खरीदेगा नहीं. सो हु विल बाय आवर कार्स व्हेन लोकल कार्स ऑफ अमेरिका बिकमिंग सो चीप बिकॉज ऑफ सब्सिडीज. तो यहाँ पर टैक्स तो नहीं लग रहा, बट फिर भी इंटरनेशनल ट्रेड में ये बैरियर तो क्रिएट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन टैरिफ बैरियर या गैर शुल्क वाली बाधा है, क्योंकि हमने शुल्क यानी टैक्स नहीं बढ़ाया बट स्टिल बाधा हो गई. इससे भी लड़ने के लिए WTO ने एग्रीमेंट बनाया. अगर कोई नॉन फूड प्रकार की आइटम में ऐसा हो रहा है तो उसमें है SCM अग्रीमेंट यानी सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स. उसमें सब लिखा है इससे ज्यादा सब्सिडी नहीं देते वगैरह. सपोज एग्रीकल्चर चीज में ऐसा कुछ सब्सिडी का खेल हो रहा है तो उसमें है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जहां पर लिमिट दी गई है कि इससे ज्यादा सब्सिडी एग्रीकल्चर पर नहीं दे सकते. सो दिस इज WTO's सॉल्यूशन. नॉन टैरिफ बैरियर की बात करें, कुछ और भी चीजें हैं. सपोज डोनाल्ड ट्रंप कहे ओके मैं सब्सिडी भी नहीं दूंगा अमेरिकन कार को, लेकिन जब भी US गवर्नमेंट को कार परचेज करनी होगी, जैसे भारत में मिनिस्टरों को एम्बेसडर कार खरीदनी है तो उसके भी मिनिस्टर, जिसको वो बोलते हैं सेक्रेटरी, उसको खरीदने के लिए भी कार चाहिए, तो सरकार एडवर्टाइजमेंट देगी, टेंडर मंगवाएगी. उस वक्त अगर अमेरिकन सरकार बोल दे कि कोई भी इंडियन कार मेकर इसमें अप्लाई कर नहीं पाएगा, सो दैट मीन्स वी कैन नॉट इवन कम्पीट, हमको अप्लाई करने में ही उन्होंने रोक दिया. सपोज डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नियम बनाए कि अमेरिका में जो भी कार सेल करनी है उसके पेंट में लेड, आर्सेनिक और दूसरे हानिकारक तत्व वो X% से कम नहीं होने से ज्यादा नहीं होने चाहिए. तो अगर ऐसा किया, भारत के अंदर आप जानते हैं हमारी तो हर एक चीज में हार्मफुल केमिकल जरूरत से ज्यादा होते हैं. सो अगेन आवर कार्स विल गेट रिजेक्टेड एंड वी कैन नॉट कम्पीट. सिमिलरली डोनाल्ड ट्रंप सपोज ऐसी फरमाइश करे कि अमेरिका की हर एक गाड़ी के हर एक ग्लास में एंटी UV कोटिंग होना चाहिए वरना हमको स्किन कैंसर हो जाएगा. गाड़ी के चारों बैग में एयर बैग्स होने चाहिए वरना हमारे बच्चे मर जाएंगे. अगर ऐसी सब स्टैंडर्ड्स वो डिसाइड करे कि उन पर खरा उतरना इंडियन कार के लिए मुश्किल हो जाए, एंड इफ यू ट्राई टू अकोमोडेट दिस थिंग कि गाड़ी में 1 2 3 4 सीट पर एयर बैग फिट करने हैं, सभी जगह एंटी UV कोटिंग और बहुत ही एकदम प्योर टाइप का कोई केमिकल पेंट यूज करना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज. क्योंकि भारत के पास ऐसी सब टेक्नोलॉजी और पेटेंट है नहीं, फिर भी हमने अगर कहीं से ये सब बनाने की कोशिश करी तो हमारी गाड़ी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी और अमेरिका में कोई खरीदेगा नहीं. तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर टैक्स नहीं बढ़ाया बट फिर भी उसने बैरियर क्रिएट कर दिया. तो इसे आप क्या कहेंगे? नॉन टैरिफ बैरियर. एक प्रकार से सब टेक्निकल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल नॉर्म्स ऑन योर प्रोडक्ट, उसमें उसने स्ट्रिक्टनेस करके परेशान किया. तो यहाँ पर भी WTO इसको रेगुलेट करता है. सपोज कोई नॉन फूड प्रकार की आइटम है, जैसे कार के केस में मैंने आपको दिखाया,
वहां पर ऐसी बदमाशी नहीं चलेगी, बिकॉज WTO ने एक एग्रीमेंट बनाया टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड यानी TBT एग्रीमेंट। तो वहां पर लिखा गया ऑफ कोर्स यू कैन हैव सम सेफ्टी मेजर्स की गाड़ी में एयरबैग होनी चाहिए, बट इट शुड बी विद इन द इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक लिमिट्स। फिर उलझुल अतरंगी बातें नहीं होनी चाहिए। यू कैनॉट पुट इरेशनल टाइप ऑफ बैरियर्स। सपोज कोई फूड आइटम है, उसमें ऐसी बदमाशी हो रही है, तो उससे लड़ने के लिए WTO का SPS एग्रीमेंट, दैट इज सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एग्रीमेंट। यानी कि सपोज भारत से मैंगो जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप उसमें बोलेगा कि X% से ज्यादा पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए, उसमें कोई फ्रूट फ्लाई या बैक्टीरिया या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स ही कैन डिसाइड दैट, क्योंकि उसको अमेरिकन पब्लिक का हेल्थ का ख्याल रखना है, बट इट शुड बी विद इन द साइंटिफिक लिमिट्स। सपोज वो बोलते कि उसमें 0% बैक्टीरिया होना चाहिए, वेल 0% तो पॉसिबल नहीं है, आउट ऑफ द लैब हवा में और हर जगह कितने बैक्टीरिया होते, तो मतलब रीजनेबल लिमिट में होना चाहिए। इरेशनल टाइप की चीजें करके वो इंडिया को या किसी भी देश को एंट्री में मना करे, दैट इज नॉट अलाउड। सो दिस वर द मेजर एग्रीमेंट ऑफ WTO। उसके अलावा WTO के कुछ मिसेलेनियस या गौण कक्षा के एग्रीमेंट है, जैसे कि ट्रिम्स एग्रीमेंट, दैट इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ऑन फॉरेनर्स। यानी कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, उस सब में कुछ परेशान ना किया जाए, उसके लिए एग्रीमेंट है ट्रिम्स एग्रीमेंट, विदेशी निवेश के लिए और मुद्रा परिवर्तन के लिए। फिर है बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो मैंने आपको आगे बताया कि कॉपीराइट, पेटेंट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये सबको अगर ऑनर नहीं किया जाएगा, भारत के अंदर ही ये लीवाई, नाइक, प्यूमा, ये सब की फेक पायरेटेड कॉपीज बनाई जाएगी, तो इंटरनेशनल ट्रेड एनकरेज ही नहीं होगा। सिमिलरली सब ये सॉफ्टवेयर की पायरेसी होगी वगैरह, तो उसे लड़ने के लिए WTO का ट्रिम्स एग्रीमेंट। एंड लास्टली, अब तक मैंने जो आपको ये एग्रीमेंट बताए, ये वाला और आगे स्लाइड में जितने देखे, वो ऐसे एग्रीमेंट है जो WTO के सभी मेंबर्स ने साइन किए हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जिस पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किया, नॉट साइन बाय ऑल द मेंबर्स। फॉर एग्जांपल, एग्रीमेंट ऑन एयरक्राफ्ट, देन एग्रीमेंट ऑन डेयरी प्रोडक्ट, एग्रीमेंट ऑन बोवाइन मीट, ये कुछ ऐसे हैं, उसमें ज्यादातर केस ऐसे इंडिया ने साइन नहीं किया। तो मतलब वो जिन मेंबर्स ने साइन किए उतनों के भीतर ही वो एग्रीमेंट लागू होगा, बाकी जिन्होंने साइन नहीं किया उनके ऊपर वो लागू नहीं होगा। ये सब में से CDS एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया, एंड आई गिव यू 1 minute 20 seconds. अंकित, देवेंद्र, आदित्य, विवेक, मानव, सुभद्रा, मिनी, नवजू, पीयूष, दीपक, सिंह, सिमरनजीत, सौम्या, सूची, शाकिर, शिवानी, कमल, राहुल, प्रीति, प्रणव, सुशांत, श्रुति, मनोज, आदित्य, पॉल, खुशबू, काना, बबी, सुमित, सुदीप, प्रवेश, पवन, आदित्य, अभिषेक कुमार, शेफालिका, इंद्रजीत, दीपक, आलोक, रितु, मयंक, ये सबने करेक्ट किया। एडिशनली विपुल, जलज, आदर सिंह, आरिज, चाहक, प्रांजल, अपूर्व, हिमांशु, रोहित, देवपी, इन्होंने भी करेक्ट किया। ऑप्शंस आर नॉट विजिबल, ये कुछ लोग बोल रहे हैं, फुल स्क्रीन में भी विजिबल नहीं है। थैंक यू फॉर नोटिफाइंग दिस। मैं ये करूंगा कि इसको मैं टीम को नोटिफाई कर दूंगा टुमारो मॉर्निंग डेफिनेटली। खैर, अभी हम लोग देख लें कि ये इसका जवाब क्या हो सकता है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब डायरेक्ट कीवर्ड करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो एकदम रॉन्ग दिखे उसको एलिमिनेट करो। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है WTO distances itself in framing the rules on trade in intellectual property rights। अपने को दूर रखता है, वो IPR का कोई मतलब नहीं बनाता। जैसे कोरोना में लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, ऐसे WTO ने सोशल डिस्टेंसिंग करेगा। IPR तो भैया हम उसका कुछ नहीं बनाएंगे। दैट इज नॉट करेक्ट। अभी तो देखा उसका ट्रिप एग्रीमेंट किया, वो टाइम पास के लिए बनाया था उसने फिर। सो दैट मीन्स फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो बी ऑप्शन चला गया, सी ऑप्शन चला गया। अब बाकी जो ऑप्शन बचते हैं ए और डी, दोनों जगह 1 and 3 आर कॉमन, तो वो तो आंख बंद करके भी मान ही लेने कि वो सही होंगे। वन स्टेटमेंट से WTO डील विद ग्लोबल रूल ऑन ट्रेड बिटवीन नेशन, बात सही है। थर्ड स्टेटमेंट दैट WTO इज दिस GATT के बाद में वो बनी संस्था है, उरुग्वे राउंड में नेगोशिएशन हुआ था, याद आया या नहीं आया उसको मान लेना, दैट इज करेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट में ये लिखा है द गोल ऑफ WTO इज टू हेल्प द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स टू कंडक्ट देयर बिजनेस।
हाँ, वो भी प्रीमा फेसी बात प्रथम दृष्टया सही लगती है कि इन सबको वो मदद करता होगा. सो द आंसर इज 1, 2 एंड 3. नाउ अगेन यू मे स्टार्ट टू वंडर, सर ये तो सही है कि चलिए एक्सपोर्टर को वो मदद करता है, बट वो प्रोड्यूसर को कैसे मदद कर सकता है? सपोज कोई प्रोडक्शन ही कर रहा है बट उसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसको डब्ल्यूटीओ कैसे मदद कर सकता है? भाई ये पायरेसी से वो लड़ता है, तो वो भी एक प्रकार से मदद ही है सभी टाइप के प्रोड्यूसर्स को. एंड सेकंडली अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंप्रूव होगा तभी तो कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो प्रोड्यूसर को मदद तो होने ही वाली. सो इफ यू गो थ्रू द ऑफिशियल आंसर कि उन्होंने तीनों स्टेटमेंट को सही रखा. तो मतलब ऐसी चीजों में फिर बहुत ज्यादा सोच विचार में ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा. अगर उसने ऐसे स्टेटमेंट में वर्ड्स रखे इंपोर्टर एक्सपोर्टर, देन यू शुड ओके, वो जनरल टर्म में ये पूछ रहा था, लॉयर के हिसाब से वो नहीं पूछ रहा था. एनीवेज, सो दैट इज डब्ल्यूटीओ. डब्ल्यूटीओ के अंदर हमने देखा अलग अलग एग्रीमेंट है. एग्रीमेंट होंगे तो फिर डिस्प्यूट्स भी होंगे. हमने आगे बात करी कि प्रोक्योरमेंट, अगर अमेरिकन सरकार ये बोले हमको कार खरीदनी है बट भारत की कंपनियों को उसमें अप्लाई ही नहीं करने दे गवर्नमेंट टेंडर में, तो वो एक प्रकार से नॉन टैरिफ बैरियर हो गया. ऐसा भारत में भी हो रहा था. लोग फिफ्थ पिलर में देखेंगे एक जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है, जहां पर अलग अलग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है. और उसमें गवर्नमेंट कौन सी कंपनी से वो सोलर पैनल खरीदेगी या खरीदवाएगी, वहां पर इंडियन कंपनियों को वो पहला प्रेफरेंस देते थे. तो अमेरिका से अच्छा सोलर पैनल भी आया तो बट उसको एंटर नहीं होने देंगे, उस पर सरकार वो स्कीम में एलिजिबल नहीं है ये वाला प्रोडक्ट, ऐसा बोल के मना कर देती. तो अमेरिका ने कंप्लेन किया कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रकार से नॉन टैरिफ बैरियर लगाए, डब्ल्यूटीओ में फरियाद करी और वो यूएसए जीत गया. दिस इज फर्स्ट केस. सेकंड केस ऐसा हुआ कि अमेरिका में आप जानते हैं पोल्ट्री और मीट वो सब ज्यादा वहां पर खाया जाता है और उसका बहुत ज्यादा बिजनेस है. लेकिन इंडियन को ये चिंता हुई कि अमेरिकन पोल्ट्री वहां से वो चिकन और मुर्गी वो सब अगर भारत में एक्सपोर्ट होगा तो लोकल पोल्ट्री मेकर्स दे कैन नॉट कम्पीट, क्योंकि वो उतना सस्ते में और उतनी बढ़िया क्वालिटी का चिकन बना नहीं पाएंगे. तो भारत सरकार ने ये बोला कि अमेरिका से कोई भी पोल्ट्री इंपोर्ट नहीं होने देंगे क्योंकि उसमें एवियन इन्फ्लुएंजा होने का डर है. सो फॉर द पब्लिक हेल्थ केयर वी आर बैनिंग द अमेरिकन पोल्ट्री. अगेन यूएसए डब्ल्यूटीओ में फरियाद करता है कि एक प्रकार का नॉन टैरिफ बैरियर है, क्योंकि अमेरिका की पोल्ट्री भारत में नहीं आती, फिर भी भारत के अंदर एवियन इन्फ्लुएंजा के केस तो आए ही हैं. सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. तो मतलब ये सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स में क्या लिखा था, हेल्थ के नाम पर ऑफकोर्स कुछ रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं बट वो इरेशनल अतरंगी नहीं होने चाहिए, दे शुड बी साइंटिफिक. सो देयरफॉर ये साइंटिफिक नहीं है कि अमेरिकन पोल्ट्री से एवियन इन्फ्लुएंजा हुआ, हमारी पोल्ट्री नहीं आ रही थी तब भी भारत के अंदर ये तो हो ही रहा है. तो अगेन दे कंप्लेन एट डब्ल्यूटीओ. तो अमेरिका जीत गया, भारत हार गया. डब्ल्यूटीओ ने बोला कि इंडिया ने अमेरिकन चिकन को एंट्री करने देनी होगी. लेकिन फिर भी इंडिया अपनी अकड़ नहीं छोड़ता और उसने डब्ल्यूटीओ ऑर्डर के बाद भी अमेरिकन पोल्ट्री को एंटर नहीं होने दिया. तो अब यूएसए ने वापस कंप्लेन किया है कि इंडिया के ऊपर पेनल्टी लगानी चाहिए एक्स्ट्रा बिकॉज दे हैव नॉट कंप्लाइड विद द जजमेंट. तो ऐसा कुछ ना कुछ बहाने और सब बदमाशियां चलती रहती है दोनों साइड से. द हिंदू के पास आप जानते हैं दे हैव लॉट ऑफ कॉलम्स और उसको फिलअप करने के लिए इस पर भी वो फ्रीक्वेंटली दे विल राइट समथिंग समथिंग, केस की बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलती रहती है बट एक हद से ज्यादा वो उपयोगी नहीं है. बेसिक आइडिया भी हैव अंडरस्टूड, ये चल रहा है. ऐसी एक और भी जगह पर यूएसए ने कंप्लेन करी. हम लोगों ने पिलर 3A में पढ़ा था कि कैसे भारत के एक्सपोर्ट को इंप्रूव करने के लिए एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम यानी MEIS था, जहां पर एक्सपोर्टर को कस्टम ड्यूटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती थी. उसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, बेसिकली ये सब एक प्रकार के SEZ है कि जहां से जो एक्सपोर्ट करेगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा. फिर एक थी एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड मतलब ऐसी मशीनरी जिसकी मदद से आप और उत्पादन करते हैं, जैसे टेक्सटाइल मशीनरी वगैरह. अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट उसको इंपोर्ट करता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सो दैट ही कैन मैन्युफैक्चर मोर एंड देन ही कैन अगेन डू सम एक्सपोर्ट्स. तो ऐसी सब योजना आप समझ सकते हैं, ये एक प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है. टैक्स में माफी भी एक प्रकार की वो क्या सब्सिडाइज किया जा रहा है पूरे प्रोडक्शन को. तो अमेरिका ने जाकर फरियाद करी डब्ल्यूटीओ में कि ये इंटरनेशनल सब एग्रीमेंट के खिलाफ है, ये टैक्स में बेनिफिट और सब सब्सिडी दी जा रही है. सो अगेन डब्ल्यूटीओ का जजमेंट ये आया कि यस यूएसए की बात सही है और इंडिया को बोला गया ये सारी स्कीम्स को आपने बंद करना होगा. और फिर उसमें एक स्कीम तो उन्होंने बंद कर दी, याद करो MEIS के बदले वो लेकर आए हैं रोड टैप स्कीम और बोलते हैं कि उसमें सब प्रोविजन ऐसे हैं कि वो डब्ल्यूटीओ का उल्लंघन नहीं करते वगैरह. खैर, सो लाइक दैट इन मेनी केसेस इंडिया हार गया, यूएसए जीत गया. डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी यानी DSB के ये सब जजमेंट थे. समझो कि वो एक प्रकार से उनकी हाई कोर्ट है. तो स्वाभाविक है अगर यूएसए जीतेगा तो भारत उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा विच इज WTO एपेलेट बॉडी. अपील संस्था में हम लोग गए हैं और वहां पर ये ज्यादातर केस पेंडिंग है. नाउ कम्स द न्यू प्रॉब्लम. ये जो मैंने आपको बताया WTO की एपिलेट बॉडी एक प्रकार से हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में गए हम लोग, वहां पर भी उनके जज होंगे. और वो जज का सिलेक्शन कैसे होता है, दे आर अपॉइंटेड बाय द कंसेंसस ऑफ WTO मेंबर्स. आपसी सहमति समझौते से नियुक्त होते हैं. इन अदर वर्ड्स अगर कोई भी मेंबर नेशन बोल दे कि ये आदमी बराबर नहीं है, ये जज बराबर नहीं है, तो उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा. यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के नए जजेस का यहाँ पर अपॉइंटमेंट रोक रहे हैं.
क्योंकि ऐसे कंसेंसस मतलब सभी मेंबर्स ने अग्री करना होगा, यूएसए हर एक के नाम पे ये पसंद है ये पसंद है, लाइक दैट दे आर क्रॉसिंग ऑल द नेम्स। इसलिए ये बॉडी के अंदर इट इज अंडर स्टाफ, डिसफंक्शनल, जितने जजेस वहां पर होने चाहिए वो है नहीं, और आगे चल के धीरे धीरे सब रिटायर हो रहे हैं। सो लाइक दैट केसेस आर पेंडिंग। इसलिए 2020 मार्च में भारत के कॉमर्स मिनिस्टर ने बोला कि हम लोग डब्ल्यूटीओ की वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने जितने भी ऑर्डर या जजमेंट दिए उसमें से हम लोग कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज हमने अपील किया लेकिन अपीलेट बॉडी में हमारे केस पेंडिंग है। हमारी अपील सुनने के लिए ऊपर की अदालत में जब जज ही नहीं है तो निचली अदालत का हम आदेश क्यों मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। सो लाइक दैट अ क्राइसिस इज गोइंग ऑन। ये सब के अंदर से इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा, एंड अगेन आई गिव यू 1 minute 20 seconds. त्रिशा, अंकित, नवजू, शशांक, जीशान, क्षितिज, गोविंद, गजिंदर, आशीष, पूर्वी, पार्थ, आलोक, प्रशांत, दर्शील, अभिषेक, सुशांत, निशांत, दीपक, सचिन, बबी, सौम्या, दीपक, पूनम, प्रीति, श्वेता, प्रणव, स्नेहा दास, यशदीप, हर्षिता, मानव, शिवानी, श्याम, रुचिका, वैभव, सौम्या, उमेश, हर्षित, अभिषेक, काजल, सुनील, विश्व, वर्मा, दिलीप, ज्ञानेंद्र, ज्ञान, जिज्ञासा, ये सबने करेक्ट किया। एडिशनली प्रांजल, जलज, अपूर्व, कुमारी दीक्षा, चाहक, आदर्श, विपुल तिवारी, सीकेबी, आरिज, रोहित, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। इन लोगों ने 2 में से 2 करेक्ट किए। सो द क्वेश्चन इज फाइंड व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ। इसमें ये थर्ड स्टेटमेंट देखो, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू नेगोशिएट एंड सेटल द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन एंड अमंग द मेंबर्स। यानी ये सब जो विवाद है उसका निपटारा और समाधान करने के लिए ये डब्ल्यूटीओ काम करता है। अगर हम लोग डब्ल्यूटीओ का ऑफिशियल अबाउट अस पेज और उसमें स्टेटमेंट पढ़े, डिस्प्यूट सेटलमेंट, द सिस्टम एनकरेजेस मेंबर्स टू सेटल द डिफरेंसेस थ्रू कंसल्टेशन विथ ईच अदर। मतलब पहले तो कोशिश करेंगे कि आपस में ही चर्चा से उसका समाधान हो सके, नहीं हो तो फिर ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और फिर अपीलेट बॉडी, वो सब बाद में आता है। मतलब इट इज लेस लाइक दिस एंड मोर लाइक दिस। बट ये बात तो सही है कि हाँ वो बातचीत से समझौता करने की कोशिश चलती है। So therefore even C statement to provide a platform for negotiation and settlement of dispute related to international trade between and among the members, हाँ बात सही है। उसमें फिर बार की खाल निकालने की जरूरत नहीं कि ऐसा तो कैसे हो सकता है, वो आरसीईपी और दूसरे सब ट्रांस अटलांटिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट वगैरह डब्ल्यूटीओ से बाहर चल रहे हैं, उसमें डब्ल्यूटीओ का जुरिसडिक्शन नहीं है, और यहाँ पर डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है वो तो जुडिशियल वर्क है, उसमें नेगोशिएशन किधर से आया। अगेन यू सी दे आर आस्किंग इन जनरल टर्म्स, यहाँ पर कोई एलएलबी की एग्जाम का वो आपको एनालिसिस नहीं पूछ रहा है कि हर एक शब्द के अंदर वो ऐसा नहीं ऐसा ही है, इन जनरल टर्म्स हाँ वो मदद करते हैं। सो दिस इज राइट। एंड देन अदर स्टेटमेंट 1 2 3 आर आल्सो करेक्ट। ऑर्गेनाइज द मीटिंग्स एंड एंश्योर द मेंबर कंट्रीज गेट, सो द आंसर इज ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमारे हैंडआउट के अंदर ये पेज 270 से 274 में है, इसको आप आराम से पढ़िए, और सब कुछ तो ऑब्वियसली विद इन 5 मिनट्स यू कैन नॉट रीड, बट ये जो 274 में एक टेबल दिया जिसमें सब ट्रेड एग्रीमेंट है, क्विकली ग्लांस ओवर दैट, एंड इन बिटवीन जिनको ब्रेक लेना है वो ब्रेक भी लो, हम लोग 5 मिनट के बाद वापस आगे बढ़ते हैं। A break for 5 minutes.
ऑलराइट फ्रेंड्स, सो हमने WTO का इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके अंदर भारत के क्या डिस्प्यूट हैं और कौन कौन से नोटेबल अग्रीमेंट से देखे। नाउ वन बाय वन वी लुक एट वेरियस इंपॉर्टेंट समिट्स। लेकिन उससे पहले कुछ और मिसेलेनियस कंसेप्ट समझना जरूरी है। सपोज भारत ऐसा अनाउंस करे कि बाहर से इंपोर्ट होने वाली कोई भी USB पेन ड्राइव पर हम लोग 12% कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे। सो वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चाइना, कितना ड्यूटी मांगा जाएगा? 12%, 12%, 12%। लेकिन उसके बाद सपोज इंडिया और जापान आपस में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे और वहां ये अनाउंस किया जाए कि जापान से आने वाली पेन ड्राइव पर इंडिया सिर्फ 5% कस्टम ड्यूटी मांगेगा। इन अदर वर्ड्स, बाकी सब देशों को बोल रहे हैं 12%, बट जापान के केस में 5%, यानी जापान इज द मोस्ट फेवर्ड नेशन फॉर इंडिया इन द पेन ड्राइव बिजनेस। वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा पार्टनर है, उसका माल आएगा तो हम लोग सस्ते में आने देते हैं, सिर्फ 5% ड्यूटी ही मांगते हैं। अगर ऐसा किया हमने, देन अंडर द WTO एग्रीमेंट्स, चाहे वो उसका GATT एग्रीमेंट हो या GATS एग्रीमेंट हो, वहां पर यह बोला गया कि अगर भारत किसी एक देश को ऐसा फेवरेबल ट्रीटमेंट दे रहा है तो उसने सभी देशों को, सभी मेंबर कंट्रीज को मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट देना चाहिए। सो बेसिकली अगर किसी एक देश पर हमने कस्टम ड्यूटी कम कर दी, जैसे कि ये जापान के केस में 12% से 5% किया, तो फिर चाहे चाइना से आ रहा हो, पाकिस्तान से आ रहा हो, मंगोलिया, कजाकिस्तान से आ रहा हो, वो सभी पेन ड्राइव के ऊपर भी कस्टम ड्यूटी हमने रिड्यूस करके 5% कर देनी चाहिए। अगर जापानी पेन ड्राइव सबसे कम उस पर आयात कर लगाया जा रहा है तो बाकी सब देशों के ऊपर भी वही सिस्टम आपने रखनी होगी। सो दैट इज द आइडिया ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन। इससे फायदा क्या है? धीरे धीरे करके हर एक चीज पर टैक्सेस कम हो जाएंगे। नाउ फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर मेथड, 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया। इन अदर वर्ड्स, कहीं और से थोड़ा भी टैक्स कम होगा तो आपका भी हम लोग टैक्स कम कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने रेसिप्रोकेट नहीं किया। सपोज पाकिस्तान वाले चीन का कोई टैक्स कम करते तो भारत का टैक्स कम नहीं करते थे। फिर 2019 फरवरी में पुलवामा में वो भारत के सब सैनिकों पर हमला होता है। आफ्टर दैट इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का ये स्टेटस पाकिस्तान से छीन लिया और पाकिस्तान से इंपोर्ट वाले सभी चीजों पर अराउंड 200% कस्टम ड्यूटी एक्स्ट्रा बढ़ा दी है। अब यहाँ पर पाकिस्तान WTO में कंप्लेन ऐसे नहीं कर सकता कि हाँ देखो हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस नहीं मिला है, उन्होंने जापान की पेन ड्राइव पर सिर्फ 5% टैक्स लगाया, हमारी पेन ड्राइव पर 200 टैक्स लगा रहे हैं। बिकॉज पाकिस्तान भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, हमारी चीजों पर वो टैक्स उसने कम नहीं किए हैं। सो देयरफॉर दे कैन नॉट गो एंड कंप्लेन, क्योंकि उस केस पे WTO विल नॉट रिकॉग्नाइज देयर पिटीशन। मतलब ये ऐसा एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, तभी सभी देशों की ये दोस्ती को बराबर माना जाता है। आगे यूनाइटेड नेशंस, उसकी एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी इकोसॉक काउंसिल है। वो अलग अलग देशों को क्लासिफाई करते हैं और उसमें सबसे ज्यादा गरीब उसको बोला जाता है लीस्ट डेवलप कंट्रीज यानी LDC। LDC पर WTO अग्रीमेंट में ये लिखा जाता है कि कोई भी देश अगर लीस्ट डेवलप कंट्री है तो बाकी देश उसको ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस दे सकते हैं फॉर द एक्सपोर्ट्स। ये क्या समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये सोमालिया एंड डिजिबोटी एंड अदर कंट्रीज, अगर वहां से भारत में कोई पेन ड्राइव इंपोर्ट हो रहा है तो उस पर भारत बोले कि हम लोग 0% टैक्स लगाएंगे, अलाउड, और उसमें कोई कोटा भी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि पहले 100 नंग जो आए पेन ड्राइव के उस पर 0%, बाद में ज्यादा टैक्स लगाएंगे, ऐसा कोई कोटा भी नहीं, जितने चाहे उतने पेन ड्राइव आने दो, 0% टैक्स। एट द सेम टाइम बाकी जापान आकर ये नहीं बोल सकता कि हमको भी आप 0% अलाउ करो, बिकॉज आप इससे तो 0% में ले रहे हो। नो, बिकॉज जापान इज नॉट अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, इट इज अ रिच कंट्री। सो अंडर WTO एग्रीमेंट्स दिस ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस फॉर द एक्सपोर्ट्स इज गिवन टू लीस्ट डेवलप कंट्री। ऐसा क्यों करते होंगे? ताकि ये सोमालिया, युगांडा, रवांडा, उन सब में भी थोड़ा उनका बिजनेस डेवलपमेंट हो सके और वो भी लीस्ट डेवलप से थोड़े ज्यादा डेवलप हो सके। 2017 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया,
दीपक, साहिल, किंजल, पुष्किन, बबी, अनिर्बन, कोमल, कान्हा, पार्थ, पीयूष, उमेश, जयेश, दर्शन, रुचि, सौम्या, सचिन, अमृतांशु, हर्षिता, पलविंदर, मधु, ऋत्विक, सौम्या, गजिंदर, ईशिका, विकास, समृद्धि, विजेता, ये सब ने करेक्ट किया। एडिशनली अपूर्व, जलज, प्रांजल, चाहक, सीकेबी, आरिज, रोहित, निरंजन, रोहित यूपीएससी, नूर चहल, विकास शर्मा, इन लोगों ने 3 में से 3 करेक्ट किए। सो द क्वेश्चन इज मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज अंडर WTO regime is based on the principle of। ऐसे सब स्टेटमेंट हो तो अगेन ऐसा नहीं कि पहला स्टेटमेंट दिखे और सही लगे तो उसको करेक्ट कर दो। मैंने आपको आगे भी बोला था सभी स्टेटमेंट देखने चाहिए और गलत हो उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। यूनिफॉर्म टैरिफ अक्रॉस द कमोडिटीज। अब दिमाग में सोचिए अगर बाहर से कोई लीकर मंगवा रहा है शराब तो उस पर भी ऐसा बोले 5% और अगर बुक मंगवा रहा है तो उस पर भी 5% टैक्स लगाओ, क्या ऐसा बोल रहा है WTO? नो। सो दिस इज नॉट मेकिंग सेंस, डी ऑप्शन रॉन्ग। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बिटवीन लोकल एंड फॉरेनर, लोकल का माल हो तो 5% टैक्स लगाओ, फॉरेनर का माल हो तो 15% लगाओ, ऐसा तो WTO बिल्कुल नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है सबके टैक्स कम करो। सो सी इज ऑल्सो रॉन्ग। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नेशंस कि जापान का पेंडा है तो 5% लगाओ, पाकिस्तान का पेंडा 15% लगाओ, अगेन वो भी बात नहीं। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या है? आपका जो बेस्ट में बेस्ट फ्रेंड है उस पर जितना टैक्स लगा रहे हो बाकी सब मेंबर कंट्री को भी अपना बेस्ट फ्रेंड मान लो और उनको भी ऐसे ट्रीट करो। सो द आइडिया इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन अमंग द बिटवीन द नेशन, दैट इज द आइडिया। ये ऑप्शन इज राइट। फिर उसमें ज्यादा और हेयर स्प्लिटरी में जाने की जरूरत नहीं कि उसमें भी अगर लीस्ट डेवलप कंट्री है तो उस पर तो 0 टैक्स लगा सकते हैं, बट अगर जापान होगा तो उस पर तो 0 टैक्स नहीं लगा सकते, उसमें 5% मांग सकते। वो लीस्ट डेवलप कंट्री का मामला अलग है। दिस इज आस्क्ड अगेन इन जनरल कंटेक्स्ट, सो इन जनरल कंटेक्स्ट वी शुड आंसर इट। इसके आगे जो टॉपिक पढ़ना है वो है अलग अलग समिट्स, लेकिन वो समिट्स में जाने से पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जब भी आप बोले फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज या एडवांस इकोनॉमीज या डेवलप कंट्रीज तो मतलब वो दिमाग में क्या आना चाहिए? USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये सब। जब आप बात करें सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज तो उसमें USSR मतलब रशिया के पहले वाला सोवियत यूनियन और उसके कुछ नेबरिंग कंट्रीज और उसके साथ USSR के इन्फ्लुएंस में कोल्ड वॉर के दौरान कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थे, उन सबको बोला जाता है दैट इज सेकंड वर्ल्ड। लेकिन अब USSR के कोलैप्स के बाद ये वाला टर्म ऑब्सक्योर हो गया है, इसका कोई मतलब बचा नहीं। जब आप बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तीसरा विश्व या डेवलपिंग कंट्रीज या इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, तो वो क्या है? इंडिया, चाइना, मैक्सिको, ब्राजील, इन सब की बात हो रही। अपने हैंडआउट में और अपने लेक्चर में मैं तो सीधा यही बोलूंगा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ताकि तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाए हाँ मेरे की बात भारत की बात हो रही, क्योंकि हमने आसानी से समझ है। लेकिन अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री ऐसा लिखना वो डेरोगेटरी माना जाता है, वो बराबर शब्द नहीं है। सो यू शुड यूज द वर्ड डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड नेशंस, ऐसी सब भाषा यूज करो। इसके अलावा भी आधुनिक जमाने में देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजी, ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ मतलब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं पुराने वाले, उनको बोला जाता है ग्लोबल नॉर्थ। और ग्लोबल साउथ मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, भारत, चीन, मैक्सिको, ब्राजील, इन सबको बोला ग्लोबल साउथ। तो मतलब ऐसा नहीं ज्योग्राफिकली वो दक्षिण में है, बट ऐसा कि वो अभी थोड़े नीचे है। खैर, ये WTO के मैंने आपको बताया हर 2-2 साल में मीटिंग होती। ऐसी एक मीटिंग कतर के दोहा शहर में हुई ईयर 2001 में, और वहां पर भारत, चीन, ये सब ने तय किया कि जो इंडियन आइडल में होता है वैसा ही हम लोग करेंगे। दैट इज हम लोग बहुत गरीब है इसलिए हमको विनर बना दो, दैट टाइप ऑफ थिंग। सो इन एवरी समिट हम बहुत गरीब है इसलिए सीधा हमको इंडियन आइडल जितवा दो, ऐसी टाइप की बातें वो वहां से करना शुरू करते हैं फ्रॉम द दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है उन्होंने अपने सारे ट्रेड बैरियर कम करने चाहिए, हमारी चीज पर कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए, कोई सब्सिडी उनको अपने लोकल बॉडीज को नहीं देनी चाहिए वगैरह। और थर्ड वर्ल्ड के जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आने हैं उसको और दे दनादन एंट्री देनी चाहिए। सेकंड, एट द सेम टाइम हमारे देश के अंदर अमेरिका का प्रोडक्ट आए तो उस पर तो हम लोग ट्रेड बैरियर रख सकते हैं। वी शुड बी अलाउड टू प्रोटेक्ट अवर लोकल इंडस्ट्री। हम अगर टैक्स लगाए इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर या लोकल इंडस्ट्री को सब्सिडी दे, दैट शुड बी अलाउड। एंड लास्टली, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है उन्होंने हमें फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देना चाहिए ताकि हम लोग भी अच्छा अच्छा सब प्रोडक्शन कर सके। ये गाड़ियों के अंदर एयर बैग्स लगाने हैं या UV कोटिंग या तो उसकी आप हमें टेक्नोलॉजी फ्री में दे दो। तो ये सब जो बातें करी मैंने आपको अभी, उसको बोला गया दोहा डेवलपमेंट एजेंडा या दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन। ऐसा ऐसा करना चाहिए। नाउ ऑब्वियसली अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इसको मानेंगे नहीं, तो इसके बाद जितनी भी समिट्स होगी उसमें क्या याद किया जाएगा? सास बहू की सीरियल में नहीं होता वो तूने ऐसा बोला था करके 500 एपिसोड तक चलता है। जस्ट लाइक दैट हर एक बाकी की समिट में इंडिया चाइना बोले वो दोहा वाली बात अभी बाकी और आपने कंप्लीट नहीं करी। सो लाइक दैट दिस नॉनसेंस विल कंटिन्यू गोइंग ऑन। नॉनसेंस इन द कंटेक्स्ट दैट अमेरिका का ये बोलना है कि अब तो USA के सामने आप चाइना को देखो, इंडिया को देखो,